हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूएमपी स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, हमने बजट 2020-21 पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि बजट क्या है, बजट की परिभाषा क्या है, बजट कौन पास करता है तथा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बजट पास किया जाता है तथा हमने बजट के प्रकार को भी जाना था। और हम बजट पार्ट 2 में देखने वाले हैं कि हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2020-21 पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बजट पार्ट 2 2020-21। इसमें जो थीम रहा है सबका साथ सबका विकास। इसमें जो हम मेन पॉइंट डिस्कस करने वाले इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास, एस्पिरेशनल इंडिया यानी कि महत्वाकांक्षी भारत और केयरिंग सोसाइटी की बात करेंगे। इसके अंदर जो सब पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है उद्योग, व्यापार और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड न्यू इकोनॉमी, फाइनेंस फील्ड यानी कि वित्तीय क्षेत्र, और एस्पिरेशनल इंडिया में जो डिस्कस करेंगे वो है एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल के बारे में डिस्कस करेंगे। केयरिंग सोसाइटी में संस्कृति, पर्यटन, पर्यावरण एवं जलवायु तथा महिला, बच्चों और सामाजिक कल्याण के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी उद्योग, व्यापार और निवेश के बारे में वित्त मंत्री ने क्या कहा है। इसमें बोला गया है कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम शुरू किया है और पीपीपी मॉडल के तहत राज्यों के साथ मिलकर 5 नई और स्मार्ट सिटी बनाने का प्रावधान भी रखा है। उद्योग तथा व्यापार निवेश में वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने 27,300 करोड़ का आवंटन किया है और टेक्निकल टेक्सटाइल को विश्व स्तर पर लाने का प्रावधान भी रखा है, जिसके लिए 4 साल के लिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को शुरू किया जाएगा। टेक्निकल टेक्सटाइल जिसे भारत अमेरिका से आयात करता है तथा इसका उपयोग मेडिकल फील्ड तथा और गाड़ियों में होता है। भारत सरकार ने एक्सपोर्ट यानी निर्यात को बढ़ाने के लिए निर्विक योजना को लॉन्च किया है। निर्विक का उद्देश्य है 5 सालों में 30 लाख करोड़ का निर्यात करना, जिसमें छोटे एक्सपोर्टर को क्रेडिट फैसिलिटी प्रदान करना और कम प्रीमियम पर ज़्यादा बीमा उपलब्ध कराना है। ये अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। बजट में नरेंद्र मोदी द्वारा 31 दिसंबर 2019 को शुरू की गई NIP यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जिसके तहत 103 लाख करोड़ की 6500 परियोजनाएं चल रहा है। इन परियोजनाओं के तहत साफ पानी, रेलवे स्टेशन, बस, एयरपोर्ट और स्वच्छ ऊर्जा का काम भी चल रहा है। आदि सब विषयों के बारे में भी चर्चा की। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में देखते हैं। इस सेक्टर में सरकार ने 22,000 करोड़ का आवंटन किया है। परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए 1.7 लाख करोड़ का आवंटन किया है तथा 2000 किलोमीटर लंबा कोस्टल कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आगे 9000 किलोमीटर लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है और बताया है कि 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है तथा बेंगलुरु से चेन्नई तक एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की है। 2024 तक 6000 किलोमीटर हाईवे बनाने का लक्ष्य लिया है। साथ ही 12 हाईवे प्रोजेक्ट का भी लक्ष्य रखा है। ये देखते हैं रेलवे के बारे में क्या कहा है। सरकार ने रेलवे के लिए 2020-21 के लिए 72,216 करोड़ का आवंटन किया है, जिसमें तेजस जैसी 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी। उड़ान स्कीम के तहत 100 एयरपोर्ट बनाने की घोषणा भी की है। 27,000 किलोमीटर लंबी पटरियों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। नेशनल गैस ग्रिड योजना के द्वारा सरकार गैस लाइन पाइप बिछाने का काम कर रही है। नेशनल गैस ग्रिड को 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर करने का निश्चय किया है। आइए आगे जानते हैं। सरकार ने 3 साल के अंदर प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना शुरू करने की बात कही है। सरकार ने इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सराफा एक्सचेंज गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में स्थापना करेगी, जिससे सोना भी सस्ता होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा अनुमान है। आइए अब देखते हैं सरकार ने न्यू इकोनॉमी यानी कि नई अर्थव्यवस्था 2021 के लिए क्या प्रावधान लाए हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए 8,000 करोड़ का ऐलान किया है और क्वांटम टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है
जो बड़े से बड़े डेटा को बहुत ही कम समय में प्रोसेस करती है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आगे है। इसका जो यूज़ है वो सिटी मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत नेट कार्यक्रम को 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिसका उद्देश्य है 1 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करना। भारत सरकार ने नए डेटा सेंटर पार्क बनाने की घोषणा की है, जिसमें बड़ी कंपनियों के डेटा और इंफॉर्मेशन को सेफ रखने का काम किया जाएगा। आइए हम नेक्स्ट फाइनेंस फील्ड यानी वित्तीय क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। वित्त मंत्री ने बताया है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत सरकार ने यह भी बताया है कि भारत अभी $2.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश है, पर सरकार जल्द ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनने वाला है। सरकार ने 2020-21 के लिए नॉमिनल जीडीपी का लक्ष्य 10% रखा है। फ्रेंड्स, नॉमिनल जीडीपी अलग होता है और रियल जीडीपी अलग होता है। राजकोषीय घाटा 2019 एंड 20 में 3.8 गया था, जबकि अनुमानित था कि 3.3% जाने वाला है। लेकिन 2020 और 21 में अनुमानित है कि राजकोषीय घाटा जो है 3.5% ही है। तो फ्रेंड्स, वित्त मंत्री ने बजट में यह भी बताया है कि सरकार ने डीडीटी यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की है। सरकार ने बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि यदि कोई बैंक डूबता है तो पहले आपको रखी पूंजी का मैक्सिमम 1 लाख रुपए मिलता था, पर अब यदि बैंक दिवालिया घोषित होता है या कोई बैंक डूब जाता है तो उस स्थिति में आपको 5 लाख रुपए मिलने की घोषणा की है। सरकार ने आईडीबीआई बैंक के साथ हिस्सेदारी जो कि 40.46% था, उसको ख़त्म करने का फैसला लिया है। सरकार ने कॉरपोरेट बॉन्ड यानी एनआरआई की सीमा को 9 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। सरकार ने एलआईसी के कुछ हिस्सों को बेचने का फैसला लिया है। जल्द ही एलआईसी में आईपीओ को देखने को मिलेगा। चलिए अब हम सरकार की आय के बारे में जानते हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस वर्ष 2020-21 के लिए सरकार की कुल अनुमानित आय जो है 22 लाख करोड़ के करीबन है और सरकार की जो 30 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। पर सरकार का अनुमान ये है कि सरकार को बाजार से करीबन 5.5 लाख करोड़ रुपए उधार लेना पड़ सकता है। सरकार ने इस बजट में सभी को ऑप्शनल टैक्स स्लैब प्रोवाइड की है। चलिए आइए देखते हैं न्यू स्लैब और ओल्ड स्लैब को। जिसकी भी इनकम जो है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, पहले उसको 5% देना होता था और अब भी उसको 5% टैक्स ही देना होगा। जिसकी इनकम 5 से 7.5 लाख के बीच में है, पहले उसको 15% देना होता था टैक्स और इस बार जो है 10% देना होगा। जिसकी इनकम 7.5 से 10 लाख के बीच में होता था तो पहले उसको 20% टैक्स देना होता था और अब न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग उसको 15% टैक्स जो है देना होगा। और जिसका जो है 10 से 12.5 लाख के करीबन है, उसको पहले 30% देना होता था, अब उसको 20% देना होगा। और जिसकी 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में है, उसको पहले 30% टैक्स देना होता था, अब उसको 25% ही देना होगा। और जिसकी 15 लाख से ऊपर है, उसको पहले 30% देना होता था और अब भी उसको 30% ही देना होगा। आइए अब हम एस्पिरेशनल इंडिया यानी महत्वाकांक्षी भारत के बारे में जानते हैं कि वित्त मंत्री ने क्या कहा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि ग्रामीण विकास के लिए किसानों की आय को दुगना करना होगा 2022 तक, जिसके लिए सरकार ने कृषि सिंचाई के लिए 1.60 लाख करोड़ का आवंटन करेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 1.23 लाख करोड़ का आवंटन भी करेगी। कुल मिलाकर सरकार 2.83 लाख करोड़ का आवंटन करेगी। सरकार ने किसानों के लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम को भी लॉन्च किया है। 2020-21 में 15 लाख करोड़ कृषि लोन बांटने का लक्ष्य रखा है तथा 2022 से 2023 तक मछली उत्पादन का लक्ष्य 20 लाख टन रखा गया है। सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद करेगी। सरकार ने किसानों के लिए किसान रेल और कृषि उड़ान की शुरुआत करने की घोषणा भी की है। किसान रेल को पीपीपी मॉडल के तहत चलाया जाएगा। इस रेल में
रेफ्रिजरेटेड डिब्बों की मदद से जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट जैसे फल सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा। नाबार्ड द्वारा गाँव में गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाने की मदद भी की जाएगी। 2025 तक पशुओं में होने वाले फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रूसेलोसिस बीमारी को समाप्त कर दिया जाए। ब्रूसेलोसिस बीमारी से संक्रमित रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, जो मनुष्य तथा जानवर दोनों को संक्रमित करता है। 2025 तक भेड़ बकरियों में PPR रोग को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2025 तक दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था, इस योजना को विस्तार करने का फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से ग्रामीण और शहरी गरीबों को कम करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जल। सरकार ने स्वास्थ्य के लिए 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 64,000 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है। सरकार ने 12 नई बीमारियों को कवर करने के लिए इंद्रधनुष योजना में विस्तार किया है और 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा प्रोग्राम लॉन्च किया है। सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए इस वर्ष 2020-21 में बजट में 11,500 करोड़ का आवंटन किया है। आइए देखते हैं एजुकेशन एंड स्किल के लिए बजट में क्या घोषणा की गई है। इस बजट में 2020-21 में स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र के लिए 3,000 करोड़ का आवंटन करने की घोषणा की गई है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का आवंटन किया है। स्किल डेवलपमेंट के तहत शिक्षकों और नर्सों को विदेश में नौकरियों के लिए भेजा जाएगा। इस बजट में नया शिक्षा नीति और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम को जल्द शुरू करने की घोषणा भी की है। केयरिंग सोसाइटी यानी कि महिला, बच्चों एवं समाज कल्याण के लिए क्या बोला गया देखते हैं। भारत सरकार ने 2020-21 में पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए 35,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। SC OBC वर्ग के लिए विकास कल्याण के लिए 85,000 करोड़ तथा ST वर्ग के विकास के लिए 53,700 करोड़ का आवंटन किया है। नेक्स्ट, संस्कृति और पर्यटन। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 25,000 करोड़ का आवंटन किया है। सरकार ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में 4400 करोड़ का आवंटन निर्धारित किया है। सरकार ने रांची में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना करने का भी निश्चय किया है और जिसमें हस्तिनापुर UP, शिवसागर असम, राखीगढ़ी हरियाणा, धौलवीर गुजरात तथा आदिचनलूर तमिलनाडु जैसे 5 पुरातात्विक स्थलों को आइकॉनिक स्थल के रूप में विकसित करने का निश्चय किया है। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन। सरकार भारतीय विरासत संरक्षण संस्थान की स्थापना करेगी। गुजरात के लोथल में समुद्री संग्रहालय की स्थापना किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट में ये बताया है कि यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक, जो कि भारत में 2014 में 65 पर था, लेकिन 2019 में ये 34 पर आ गया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। वित्त मंत्री ने बताया है कि 2022 में भारत के 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ बनाया जाएगा, जिसकी तैयारी के लिए 100 करोड़ का आवंटन निर्धारित किया है। जम्मू और कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ तथा लद्दाख के लिए 59,058 करोड़ का फंड दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के लिए दिया गया है। NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नौकरियों के लिए देश में, जिसका उद्देश्य एग्जाम स्ट्रक्चर को सिस्टमैटिक बनाना तथा युवाओं के पैसे, समय और मेहनत की बचत करना है। और ये भी बताया है कि आधार कार्ड के जरिए तुरंत पैन कार्ड देने की व्यवस्था भी की जाए। आइए अगली घोषणा देख लेते हैं। बजट में कारोबारियों के लिए ऑडिट थ्रेशोल्ड को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है।
MSME के सेक्टर में सभी कार्यों को अगर 1 करोड़ का बिजनेस का टर्नओवर कराना पड़ता था तो सरकार को लिखित में लेखा जोखा देना होता था, लेकिन अभी 5 करोड़ वालों को ही देना होगा तथा सरकार ने यह भी बताया है कि सारे काम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन द्वारा ही की जाए। इसका मतलब है जो अब 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करते हैं तो उनको ये ऑडिट थ्रेशोल्ड नहीं कराएंगे, 5 करोड़ से ज़्यादा वालों को ही ये करना होगा। नेक्स्ट घोषणा है 1 अप्रैल 2020 से GST रिटर्न की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। सरकार ने यह बताया है कि बजट में टैक्स विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास एक नई योजना को शुरू किया जाएगा, जो डायरेक्ट टैक्स प्लेयर से संबंधित जो भी विवाद है उन्हें निपटाया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी बताया है कि प्रस्तुत बजट 2014 से 19 के दौरान जो हमारा एवरेज GDP रहा है वो 7.4% रही है। सरकार ने बजट के दौरान बताया है कि FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2009 से 2014 तक $190 था, लेकिन 2014 से 2019 में बढ़कर $284 अरब पहुंच गया है। इस वर्ष 2020-21 में रक्षा बजट 3.37 लाख करोड़ रखा गया है, जबकि 2019-20 में 3.18 लाख करोड़ था। इस बार 6% की वृद्धि देखा गया है। इसमें वित्त मंत्री ने इस बार प्रमुख योजनाओं से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं, देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को 4,733 करोड़ से बढ़कर 6,020 करोड़ कर दिया गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 14,070 करोड़ से बढ़ाकर 19,500 करोड़ कर दिया गया है। सरकार ने आवास योजना में पिछली बार 25,328 करोड़ का आवंटन किया था, जबकि इस बार 27,500 करोड़ का आवंटन करने वाली है। और ये भी बताया है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को वर्ष 2020 से 21 में 6,429 करोड़ दिया जाएगा, जबकि पिछले साल 2019-20 में 3,314 करोड़ दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।